9 बजे की 9 बड़ी खबर शुरू करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इंटरनेशनल हस्तियों के प्रोपेगेंडा के बीच अमेरिकी सरकार ने भारत के नए कृषि कानूनों का स्वागत किया है। अमेरिका ने कहा है कि वो ऐसे कदम का स्वागत करते हैं जिससे दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव बढ़े। भारत में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर सवाल के जवाब में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका भारत के अंदर बातचीत के माध्यम से पार्टीज के बीच किसी भी मतभेद को हल करने के पक्ष में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका मानता है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर बता दें। आपने देखा कि किस तरीके से एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चलाया गया, लेकिन अब अमेरिकी सरकार का जिस तरीके का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि कृषि कानूनों से भारतीय बाजारों की पहुंच बढ़ेगी। और अब बात उस खबर की जिसकी चर्चा कल पूरे दिन रही, अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जो देश में चल रहे किसान आंदोलन की आड़ में की गई थी। और दर्जन भर से ज्यादा विदेशी हस्तियों ने भारत को निशाना बनाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ हिंदुस्तान खड़ा हो गया। किसान आंदोलन के बहाने इंटरनेशनल गैंग ने भारत के लोकतंत्र और इसकी व्यवस्था को निशाना बनाया तो जैसे पूरा देश जाग गया। साजिश के खिलाफ बयान सरकार का भी आया और देश की जानी मानी हस्तियों ने भी कमर कसी। कुछ ही पल में सोशल मीडिया पर ट्रेंड बदल गया। इंडिया विद मोदी, इंडिया टुगेदर और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा जैसे हैशटैग टॉप ट्रेंड में दिखने लगे। इसमें आम लोगों के साथ खास लोगों ने साजिश करने वाले विदेशी गैंग को जवाब देना शुरू किया। सचिन तेंदुलकर से लेकर लता मंगेशकर और अक्षय कुमार से सुनील शेट्टी तक सबने आवाज बुलंद की। सचिन तेंदुलकर ने लिखा कि विदेशी ताकतों को इससे दूर रहना चाहिए। विराट कोहली ने लिखा इस वक्त हम सब एकजुट रहें। अनिल कुंबले ने लिखा भारत अपने आंतरिक मुद्दों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने में सक्षम है। लता मंगेशकर ने लिखा हम अपनी भावनाओं को हल करने में पूरी तरह सक्षम हैं। अजय देवगन ने लिखा भारत और भारत की नीतियों के खिलाफ किसी तरह के गलत प्रोपेगेंडा में ना पड़े। अक्षय कुमार ने लिखा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो लोगों को बांटना चाहते हैं। This country is very safe in the hands of Prime Minister Modi, and this the common man knows. As far as the tweets and other things are concerned, Ministry of External Affairs has reacted on it and they have given their view on it. We feel that as a countryman and as a leader, as the and Prime Minister, he has taken note of it. He has taken note of the farmers' issues, and it is our internal issue which we are going to resolve. सोशल मीडिया पर इंडिया टुगेदर का ट्रेंड चला। देर शाम तक गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरनेशनल गैंग को क्लियर मैसेज दिया, कोई भी प्रोपेगेंडा भारत की एकता को नहीं डिगा सकता। कोई भी प्रचार भारत को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। प्रोपेगेंडा भारत के भाग्य का फैसला नहीं कर सकता। भारत प्रगति के लिए एकजुट है। भारत को बदनाम करने वाले विदेशी गैंग में दो चेहरे सबसे मुखर होकर सामने आए, पॉप सिंगर रिहाना और क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग। ट्वीट के बाद ग्रेटा थुनबर्ग सुर्खियों में तो आई, लेकिन चूक ऐसी हुई कि ग्रेटा थुनबर्ग की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। How dare you? हाउ डे यू कहते हुए जलवायु परिवर्तन को लेकर विश्व नेताओं को चुनौती देने वाली 18 साल की ग्रेटा थुनबर्ग पिछले साल सुर्खियों में आई थी, लेकिन इस बार किसान आंदोलन के बहाने भारत के खिलाफ साजिश में शामिल होना थुनबर्ग को इतना महंगा पड़ा कि उन्हें अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। हालांकि देर रात ग्रेटा थुनबर्ग ने अपने ट्वीट कनेक्शन के साथ दोबारा पोस्ट किया, लेकिन पहले ट्वीट में जो साजिश के सुराग थे उसे पूरी दुनिया ने पढ़ लिया था। इस टूल किट में 26 जनवरी दंगों की पूरी डिटेल दी गई थी, लेकिन ग्रेटा ने बिना पढ़े उसे ट्विटर पर शेयर कर दिया और बाद में डिलीट कर दिया। हम आपको बताते हैं इस टूल किट में कितनी विस्फोटक बातें लिखी थी। इसमें प्रायर एक्शंस का जिक्र करते हुए लिखा गया था कि 26 जनवरी से पहले कैसे भारत पर डिजिटल स्ट्राइक करनी है। प्रधानमंत्री कार्यालय, कृषि मंत्री, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे संस्थाओं को टैग करने की बात कही गई थी। फिजिकल एक्शन का जिक्र करते हुए लिखा गया था कि 26 जनवरी को भारत में मौजूद दूतावास, सरकारी इमारतों, बिजनेस हाउसेस पर जाकर कैसे एक्शन लेना है। विदेशों में 26 जनवरी को कैसे कोहराम मचाना है। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि ट्रैक्टर रैली, मार्च और परेड में शामिल हों। वीडियो बनाकर उसे शेयर करने की बात कही गई थी। स्टैंड विद फार्मर्स सॉलिडेटरी वीडियो का हैशटैग चलाने का ऑर्डर था।
भारत समेत ग्लोबल मंच पर स्टैंड विद फार्मर्स, आस्क इंडिया वाई और फार्मर्स प्रोटेस्ट जैसे हैशटैग को ट्रेंड कराने की प्लानिंग हुई थी। इसके अलावा एक बड़ी विस्फोटक बात इस टूल किट में असम को लेकर भी थी, जिसमें सीधे सीधे जेनोसाइड इन असम की बात कही गई थी। ग्रेटा थुनबर्ग ने 21 फरवरी से 25 फरवरी के बीच विरोध प्रदर्शन करने का नया कैलेंडर भी बताया था। ग्रेटा की पोल उस वक्त खुल गई जब यह पता चला कि जो टूल किट शेयर करके डिलीट किया गया उसे किसान एकता कंपनी ने बनाया था, जो कनाडा से ऑपरेट होती है और भारत में चल रहे किसान आंदोलन की आड़ लेकर मोदी सरकार को बदनाम करने की साजिश में जुटी है। किसान आंदोलन के नाम पर दोबारा हिंसा ना हो, इसलिए दिल्ली के बॉर्डर्स पर लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। किसानों के अलावा जो भी उपद्रवी हैं वो बिना प्रशासन की मर्जी के दिल्ली में पत्ता तक नहीं हिला पाएंगे। दिल्ली के बॉर्डर के पास कहीं लोहे के बैरिकेड्स के अंबार हैं, तो कहीं कंटीले तारों की बाड़ लगी है, तो कहीं सड़क पर बड़ी बड़ी नुकीली कीलें लगी हैं और तो और सड़कों को बुरी तरह खोद दिया गया है। ये दिल्ली पुलिस का किसानों के बीच छिपे बैठे दंगाइयों को रोकने का फूल प्रूफ प्लान है। पहले हमने देखा कीलबंदी और उसके बाद आपको दिखाते हैं तारबंदी। कीलबंदी पहले की गई थी, जो किसान यहाँ डटे हुए उनको रोकने के लिए, ताकि वो अगर ट्रैक्टर से आगे बढ़ें तो उनको रोका जा सके। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सीमेंट के बैरियर डालकर यहाँ पर तारबंदी की गई है। एक तरफ दिल्ली पुलिस एक्शन में है, किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार के एक फैसले ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस को दी गई 576 डीटीसी बसें वापस मांग ली हैं। डीटीसी को निर्देश दिए हैं कि बिना सरकार की इजाजत के दिल्ली पुलिस को बसें ना दी जाएं। ये किसी से छिपा नहीं कि केजरीवाल सरकार किसान आंदोलन के समर्थन में खड़ी है, लेकिन डीटीसी बसों को वापसी वाले इस फैसले पर सियासी घमासान हो सकता है। इस बीच हरियाणा के जींद में किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें राकेश टिकैत के अलावा गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी शामिल हुए। 50 खाप के प्रतिनिधियों की महापंचायत में किसानों ने एक बार फिर तीनों कृषि कानूनों की वापसी समेत वही प्रस्ताव पास किए, जिसकी डिमांड वो लगातार केंद्र सरकार से करते आ रहे हैं। दिल्ली हिंसा में अब तक की तहकीकात में पता चला है, लाल किले को लेकर प्लान बहुत बड़ा रचा गया था और इस साजिश में अब तलाश है उन 8 चेहरों की जो उत्पात मचाने में सबसे आगे थे। 3000 वीडियो, 5000 फोटो, 2000 व्हाट्सएप मैसेज को खंगालने के बाद दिल्ली पुलिस ने पता लगा लिया है कि लाल किले पर झंडा लेकर कौन पहुंचा था, किसके इशारे पर पहुंचा था, कौन भीड़ को लीड कर रहा था। दीप सिद्धू पर 1 लाख का इनाम रखा गया है। आरोप है कि इसने 26 जनवरी को हिंसा फैलाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। जुगराज सिंह पर भी 1 लाख रुपए का इनाम है। आरोप है लाल किले में यही लोगों को भड़का रहा था। गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह पर भी 1-1 लाख का इनाम है। दिल्ली पुलिस दोनों को शहर शहर तलाश रही है। सुखदेव सिंह, जजबीर सिंह, बूटा सिंह, इकबाल सिंह पर भी 50-50 हजार का इनाम घोषित हुआ है। हालांकि ये सब हिंसा फैलाने के बाद अब छिप कर बैठ गए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस के पास एक तस्वीर पहुंच चुकी है। 44 मुकदमे रजिस्टर किए हुए हैं, जिसमें SIT 14 केसेस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बाकी 30 केसेस का इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस कर रही है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान तमाम जो हमारे पास वीडियो फुटेजेस वगैरह उपलब्ध हुए हैं और आम पब्लिक से जो हमें मिले हैं, वो तमाम का एनालिसिस करने के बाद हमने उसका जो तथ्य इकट्ठा किए, उसके बाद जो FIR दर्ज भी हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने दंगाइयों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें पहला नाम दीप सिद्धू का है। 26 जनवरी को सफेद पगड़ी में दीप सिद्धू लाल किले पर दिखा था। ट्रैक्टर में बैठकर उसने फेसबुक लाइव किया। उसके बाद से लोकेशन बदल कर वो लगभग रोज लाइव कर रहा है। On the 27th of November, Indian National Congress shared my post on their official page and said it is a revolution. देखिए, लगातार हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इसकी जांच कर रही है और उसके ऊपर हमारी टीम काम कर रहे हैं और इसीलिए हमें पब्लिक से मदद के लिए और अन्य पुलिस बलों के द्वारा ये मदद पाने के लिए हमने उसके ऊपर 1 लाख रुपया का रिवार्ड हमने घोषणा किया है और उसको हम लोग जल्दी उसके पास पहुंचेंगे। चाहे दीप सिद्धू हो या जुगराज सिंह और इकबाल सिंह, ये सब चाहे जिस बिल में छिपे हों, दिल्ली पुलिस की ऐसी तैयारी है कि कोई नहीं बच पाएगा। लाल किला हिंसा मामले में पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। धर्मेंद्र सिंह हरमन पर आरोप है कि लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहा था। दिल्ली के अरुण नगर का रहने वाला धर्मेंद्र 2 महीने से किसान आंदोलन में धरने पर बैठा था। पुलिस भी हैरान है कि हिंसा के बाद
किसानों ने कहा था कि जिन लोगों ने हिंसा फैलाई है वो आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, बीजेपी के लोग थे। लेकिन अब जब गिरफ्तारी हो रही है तो उसे बचाने की कोशिश हो रही है, छिपाने की कोशिश हो रही है। लेकिन पुलिस इन चेहरों को दिल्ली से पंजाब तक गली गली तलाश रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी वाड्रा की काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर जाने के दौरान हापुड़ रोड पर यह हादसा हुआ। 26 जनवरी को ट्रैक्टर स्टंट के दौरान एक किसान प्रदर्शनकारी नवरीत सिंह की मृत्यु हो गई थी और प्रियंका नवरीत के परिजनों से मिलने के लिए ही आज रामपुर जा रही हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी के काफिले की जो गाड़ियां थी उसमें जो शामिल थी वो आपस में टकरा गई हैं। तो रामपुर जाने के लिए निकली थी और वहां पर उन्हें नवरीत के परिजनों से मुलाकात करना था। लेकिन इस बीच आप देख सकते हैं हापुड़ रोड पर जो ये लंबी कतारें नजर आ रही है गाड़ियों की, ये सब प्रियंका गांधी के काफिले में शामिल थी जो आपस में टकरा गई। बात करेंगे संवाददाता विजय लक्ष्मी से। विजय लक्ष्मी, आखिरकार ये हादसा कैसे हो गया? देखिए, तमाम गाड़ियां जो है हापुड़ रोड से आगे रामपुर की तरफ जा रही थी, उसी समय ये हादसा हुआ है। जो प्रियंका गांधी के काफिले में ही जो काफिले के साथ जो गाड़ियां चल रही थी, क्योंकि काफी सारे कांग्रेस के नेता यूपी के वो उनको फॉलो कर रहे हैं, उसमें से कुछ गाड़ियां हैं जो आपस में टकराई हैं। 4 से 5 गाड़ियां आपस में टकराई, जिसकी वजह से थोड़ी देर जो पूरी जो आगे जो बढ़ने का सिलसिला था वो भी रुका। क्या प्रियंका गांधी की गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचा है? वो सुरक्षित है? प्रियंका गांधी बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन काफिले की जिस तरह से 4 से 5 गाड़ियों के बीच में ये टकराई हैं गाड़ियां, तो उन गाड़ियों को जरूर नुकसान हुआ। और कब तक उनका ये पूरा काफिला पहुंच जाएगा रामपुर? देखिए, अभी रास्ते में है प्रियंका गांधी वाड्रा। अमरोला के पास से आगे जो है उनका काफिला जो है वो निकल चुका है। तो अभी थोड़ा समय और लगेगा हमें पहुंचने में। सुबह 6:30 बजे वो निकली हैं। 11:30 बजे का कार्यक्रम है जब उनको वहां अंतिम अरदास में जो कार्यक्रम है वहां पर नवरीत के घर पर, उसमें उनको भाग लेना है, शामिल होने के लिए जा रही हैं प्रियंका गांधी। नवरीत की मृत्यु हुई थी, किसान थे नवरीत, और इंडिया गेट के से जो परेड निकली थी रिपब्लिक डे पर, उसमें ITO पर ट्रैक्टर पलटने से उनकी मौत हुई थी। तो आज प्रियंका गांधी अपनी संवेदना व्यक्त करने उनके परिवार के साथ जा रही हैं। कांग्रेस के तमाम नेता भी उनके साथ। जी विजय लक्ष्मी, आप नजर बनाए रखें इस खबर पर। तब देखना होगा कि जब परिवार से मुलाकात करती हैं तो प्रियंका गांधी क्या कहती हैं इस पूरी घटना पर। किसान नवरीत सिंह का आज भोग और अंतिम अरदास है। इस मौके पर प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता यूपी के रामपुर पहुंच रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी करीब 11:30 बजे यूपी के रामपुर पहुंचेंगी। स्वर्गीय नवनीत जी के घर जाकर आदरणीय प्रियंका गांधी जी संवेदना व्यक्त करेंगी, उनके परिजनों से मिलेंगी, और जो एक परंपरा है कि 13वीं व्यक्ति के मरने के बाद होती है, उस 13वीं में शामिल होंगी और संवेदना व्यक्त करने के बाद वापस वो चली आएंगे। प्रियंका के दौरे के बीच राहुल गांधी के एक बयान ने फिर से बीजेपी को पलटवार का मौका दे दिया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कीचड़ उछालने की नीयत से ट्विटर पर लिखा है कि ज्यादातर तानाशाहों का नाम M से क्यों शुरू होता है, और राहुल ने एग्जाम्पल के तौर पर मार्कोस, मुसोलिनी, मिलोसेविक, मुबारक और मुशर्रफ समेत कुछ और डिक्टेटर्स का नाम भी लिखा है। हालांकि राहुल गांधी ने मोदी का नाम नहीं लिखा, लेकिन बीजेपी ने राहुल के इस ट्वीट पर खूब खरी खोटी सुनाई। Do so many dictators have the names that begin with M, like he was indirectly referring to Prime Minister Narendra Modi. So how do you react to this? See, is it necessary to take Rahul as seriously? His approach, whatever has been in the Indian politics, everybody knows, need not to react. बीते 71 दिन से कृषि बिल के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस समेत तमाम दलों पर किसानों को गुमराह करने के आरोप लग रहे हैं। भड़काऊ भाषण पर AMU के फरार और पूर्व छात्र नेता शर्जिल उस्मानी के खिलाफ लखनऊ में FIR दर्ज कर ली गई है। मामले में शुरुआत में सुस्ती रही और सुस्ती दिखाती रही महाराष्ट्र सरकार ने अब बीजेपी के दबाव के बाद शर्जिल को फौरन गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। शर्जील उस्मानी के भड़काऊ भाषण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सरकार संविधान पर भड़काऊ भाषण के साथ साथ जब शर्जील ने हिंदुओं की भावनाओं को अपमानित किया तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। यही वजह है कि जब बात हिंदुओं की अस्मिता की आई तो बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में एक्शन में आ गई। सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की धमकी दी।
दबाव बढ़ा तो उद्धव सरकार को भी झुकना पड़ा और शर्जील के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने का केस दर्ज कर उसे फौरन गिरफ्तार करने का आदेश देना पड़ा। महाराष्ट्र के बाहर में कहाँ पे, यूपी में, बिहार में, गुजरात में, वहाँ उसको ढूंढेंगे। स्पेशल टीम गठन किया गया है। हाँ, हमारी पुलिस उसको ढूंढ रही है। CR नंबर 18/2021 153A IPC के तहत मामला दर्ज किया गया है और इसकी आगे की जांच इन्वेस्टिगेशन PI क्राइम स्वागत कर रहे हैं। शर्जील पर महाराष्ट्र सरकार तो एक्शन में दिख रही है, लेकिन बीजेपी को उद्धव सरकार की पुलिस पर यकीन नहीं है। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर शर्जील को गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है। शर्जील यूपी के आजमगढ़ जिले के सिधारी इलाके का मूल निवासी है। 5 दिन बाद भी महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार शर्जील को गिरफ्तार नहीं कर रही। आपसे विनती है कि हिंदुओं का अपमान करने वाले शर्जील को फौरन गिरफ्तार किया जाए। AMU के पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी ने पुणे के एल्गार परिषद के कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण दिया था, जहां उसने सरकार और संविधान पर तो सवाल उठाया ही, हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाला बयान भी दिया। आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। शर्जील के इस भड़काऊ बयान पर जब महाराष्ट्र पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तब बीजेपी युवा मोर्चा के स्थानीय नेता प्रदीप गवड़े ने एक दिन पहले शर्जील उस्मानी के खिलाफ थाने में केस दर्ज करवाया था। बंगाल में बीजेपी की 6 फरवरी से 1 महीने तक चलने वाली रथ यात्रा पर ममता सरकार ने अड़ंगा डाल दिया है। बीजेपी ने रथ यात्रा की इजाजत मांगी थी, लेकिन उसे ये इजाजत नहीं मिली। बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा पर सियासत तेज हो गई है। ममता सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर का मामला बताकर बीजेपी को रथ यात्रा की इजाजत नहीं दी। राज्य सरकार ने कहा कि रथ यात्रा में काफी भीड़ होगी, इसलिए ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। इसलिए बीजेपी को स्थानीय प्रशासन से रथ यात्रा की अनुमति लेनी चाहिए। बंगाल सरकार के रवैये से नाखुश बीजेपी अब रथ यात्रा निकालने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, क्योंकि बीजेपी पहले ही आरोप लगाती रही है कि पुलिस प्रशासन ममता के इशारे पर काम करता है। वहां से भी रथ यात्रा की इजाजत मिलना मुश्किल है। हम भी जहां तक संभव, जहां तक जाना है वहां तक जाएंगे यात्रा पूरा करने के लिए। अगर परमिशन राज्य सरकार नहीं देती है तो कोर्ट का विकल्प भी खुला रहेगा। हाँ, विकल्प तो बहुत कुछ खुला है, हम वहां तक पहुंचेंगे। चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दार्जिलिंग हो, चाहे तराई डुवर्स हो, हम सबको लेके चलते हैं। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, गुजरात को भी बंगाल को शासन नहीं करेगा। रथ यात्रा की सियासत के बीच आज ममता बनर्जी ने टीएमसी के नेताओं की मीटिंग बुलाई है। कोलकाता में दोपहर करीब 2 बजे ममता बनर्जी टीएमसी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगी। इस मीटिंग में टीएमसी के SC और ST नेता शामिल होंगे। मीटिंग में टीएमसी से अलग होने वाले नेताओं और आगे की चुनावी रणनीतियों पर चर्चा हो सकती है। वहीं आज दोपहर करीब 3 बजे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी एक रैली को संबोधित करेंगे और उनके निशाने पर होंगी खुद ममता बनर्जी। 294 विधानसभा सीटों वाले बंगाल में अप्रैल में चुनाव हो सकता है। बीजेपी ने जहां पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं ममता भी इस चुनाव को अपने सम्मान के साथ जोड़कर देख रही हैं। जीत किसकी होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन करेंगे। और 4 फरवरी 1922 को हुई ये घटना आजादी के संग्राम में कई वजहों से याद की जाती है। चौरा चौरी कांड देश के स्वतंत्रता संग्राम का वो अध्याय है जिसने आगे के आंदोलन को नया मोड़ दे दिया था। उस घटना के जो ब्यौरे इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, वो शताब्दी समारोह के साथ मौजूदा पीड़ित के लिए जीवंत होंगे। इस मौके पर गोरखपुर में शताब्दी समारोह का आयोजन हो रहा है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। उद्घाटन के साथ चौरा चौरी कांड पर एक डाक टिकट जारी होगा। इसके साथ सभी जिलों में शताब्दी वर्ष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में इस तरह के आयोजन पूरे साल भर होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चौरा चौरी कांड की कहानी को यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में शामिल करने का ऐलान किया है। चौरा चौरी गोरखपुर के करीब एक कस्बा है, जहां असहयोग आंदोलन के समर्थन में स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज फायरिंग की, जिसमें कई लोग हताहत हुए थे। इसके बाद गुस्साए लोगों ने चौरा चौरी थाने में आग लगा दी थी। उस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। घटना में बड़ी हिंसा से दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। मामले में 172 लोगों को सजाए मौत की सजा सुनाई गई थी। लंबी सुनवाई के बाद 19 लोगों को फांसी की सजा हुई।
चौरा चौरी की इस घटना के बाद से ही आजादी की लड़ाई में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह जैसे क्रांतिकारी मुखर होकर उभरे। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए 10,000 वीडियो से कैसे हुई दिल्ली के 50 दंगाइयों की पहचान।